नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान कवि और नाटककार की जिनका नाम संस्कृत साहित्य में मतलब सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है, महाकवि कालिदास। हमारे पास एक लेख है, कालिदास भारत का शेक्सपियर। उसके कुछ अंश हैं और आज हम इसी के आधार पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कालिदास भारतीय साहित्य में इतने ऊंचे क्यों माने जाते हैं। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि उनकी रचनाओं में क्या खास है, क्यों उन्हें महानतम कहा जाता है। और ये जो तुलना होती है ना शेक्सपियर से, ये क्यों, ये तुलना अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है ना। तो इसी से शुरू करें, भारत का शेक्सपियर, ये उपाधि क्यों? जानकारी कहती है कि उनका समय था लगभग चौथी पांचवी शताब्दी ईस्वी, जी। गुप्तकाल जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, हम्म, और भाषा थी संस्कृत, उस जमाने की मुख्य साहित्यिक भाषा। हम्म, लेख में एक छोटा सा परिचय है। नाम कालिदास, हम्म, समय चौथी पांचवी शताब्दी, हम्म। भाषा संस्कृत और पहचान भारत के महानतम संस्कृत कवि और नाटककार। ये तो अपने आप में बहुत बड़ी पहचान है। अच्छा, अब उनकी रचनाओं पर आते हैं। तो लेख के हिसाब से 3 तरह की रचनाएं मिलती हैं, महाकाव्य, नाटक और खंडकाव्य। ये सब सुनने में भारी लगते हैं, पर असल में अलग अलग विधाएं हैं जिनमें उन्हें महारत हासिल थी। एक एक करके देखें ना। बिल्कुल। सबसे पहले महाकाव्य। 2 नाम दिए गए हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। महाकाव्य, नाम से ही लगता है कुछ बड़ा, विशाल। बिल्कुल, महाकाव्य तो संस्कृत साहित्य की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा रही है। इसमें अक्सर किसी बड़े नायक या राजवंश या पौराणिक कथा का विस्तार से वर्णन होता है। जैसे रघुवंशम में नाम से ही जाहिर है रघु के वंश की कहानी है, मतलब सूर्यवंश की, राजा दिलीप से शुरू होकर राम और उनके वंशजों तक। ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसमें आदर्श राजा कैसा हो, राज्य कैसा हो, नैतिक मूल्य क्या हो, ये सब दिखता है। और कुमार संभवम, उसका मतलब है कुमार का जन्म। इसमें शिव पार्वती का प्रेम, उनका विवाह और फिर कार्तिकेय यानी कुमार के जन्म की कहानी है। बड़ी सुंदर काव्यात्मक कथा है। इसमें तपस्या है, प्रेम है, सौंदर्य है, कर्तव्य है, मतलब कई चीजें एक साथ हैं। हाँ, दोनों ही महाकाव्य अपनी भव्यता और उदात्त चरित्रों के लिए जाने जाते हैं। यानी सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि आदर्श और मूल्य भी। अच्छा, महाकाव्यों के बाद नाटक। शायद कालिदास की सबसे ज्यादा पहचान नाटकों से ही है। जानकारी में 3 नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम। और ये भी कि अभिज्ञान शकुंतलम तो विश्व साहित्य में बहुत ऊंचा दर्जा रखता है। ऐसा क्यों है? इसमें क्या खास बात है? हाँ, अभिज्ञान शकुंतलम की जो वैश्विक ख्याति है वो बिल्कुल सही है। देखिए, कहानी तो महाभारत के एक छोटे से हिस्से से ली गई है, राजा दुष्यंत और शकुंतला की। हाँ। उनका प्रेम, फिर बिछड़ना और पहचान की अंगूठी यानी अभिज्ञान से दोबारा मिलना। हाँ, अभिज्ञान मतलब पहचान। सही, लेकिन कालिदास ने इस साधारण सी लगने वाली कथा को जिस तरह मानवीय भावनाओं से, मनोवैज्ञानिक बारीकियों से और काव्य सौंदर्य से सजाया है, वो लाजवाब है। इसमें प्रेम का भोलापन है, विरह का दर्द है, भूलने की पीड़ा, पछतावा और अंत में मिलन का सुख। पात्र इतने जीवंत लगते हैं जैसे आज भी हमारे बीच हों। शकुंतला की मासूमियत, उसका प्रकृति से जुड़ाव, दुष्यंत का नायकत्व और उसकी भूल, कण्व ऋषि का वात्सल्य, हर चीज बहुत खूबी से दिखाई है। और इसका जो नाटक का स्ट्रक्चर है ना, वो भी कमाल है। घटनाओं का उतार चढ़ाव, संवादों में काव्य, भावों का संतुलन, ये सब मिलकर एक अद्भुत अनुभव देते हैं। यही वजह है कि जब 18वीं सदी में सर विलियम जोन्स ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया ना, हाँ। तो पश्चिम में लोग चौंक गए। जर्मनी के महान कवि थे गेटे, हाँ, सुना है नाम। उन्होंने तो इसकी इतनी तारीफ की, कहते हैं कि किताब को सिर पर रखकर नाचे थे वो। अरे वाह, सच में? हाँ, उन्होंने लिखा कि अगर स्वर्ग और पृथ्वी का संगम एक नाम में चाहिए तो वो शकुंतला है। गजब। ये तो अद्भुत बात है, मतलब इसकी अपील भाषा और संस्कृति से परे है। बिल्कुल, इसीलिए ये विश्व साहित्य की धरोहर मानी जाती है। अच्छा, और बाकी 2 नाटक, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम, इनके बारे में भी कुछ? मालविका अग्निमित्रम को उनकी पहली नाट्य रचना मानते हैं। ये राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी है। इसमें थोड़ी राजनीतिक साजिशें भी हैं, कला जैसे नृत्य संगीत का भी महत्व है।
इसमें उनकी नाट्य कला का शुरुआती रूप दिखता है, पर है काफी मनोरंजक। और विक्रमोर्वशियम राजा पुरुरवा और अप्सरा उर्वशी की कहानी है। ये थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी है, इसमें अलौकिक तत्व ज्यादा हैं। इसमें प्रेम की तीव्रता, विरह का पागलपन और मनुष्य और देवता की दुनिया का टकराव दिखता है। तो तीनों नाटक असल में प्रेम के अलग अलग रंग दिखाते हैं, लेकिन हाँ, शकुंतला मानवीय भावनाओं के चित्रण में सबसे ऊपर है। प्रेम के अलग अलग रंग, कालिदास वाकई भावनाओं के चितेरे लगते हैं। अच्छा, अब तीसरी श्रेणी पर आते हैं, खंड काव्य। 2 नाम हैं, मेघदूतम और ऋतु संहार। और मेघदूतम के बारे में कहा गया है कि ये प्रकृति के मानवीकरण का अनोखा उदाहरण है। मानवीकरण मतलब प्रकृति को इंसान मान लेना। बिल्कुल सही कहा आपने। मेघदूतम तो कालिदास की कल्पना की उड़ान का शायद सबसे बेहतरीन नमूना है। कहानी बहुत सीधी सी है, पर दिल को छू जाती है। एक यक्ष है जिसे कुबेर ने सजा दी है, पत्नी से दूर रामगिरी पर्वत पर 1 साल का निर्वासन। तो जब बारिश का मौसम आता है, उसे पत्नी की याद सताती है। तभी उसे आसमान में एक बादल दिखता है जो उत्तर की ओर, यानी उसकी पत्नी के शहर अलकापुरी की तरफ जा रहा है। अच्छा। और यहीं कालिदास का जादू देखिए। वो यक्ष उस बेजान बादल को एक जीता जागता दूत मान लेता है। बादल को दूत? हाँ। उससे विनती करता है कि मेरा संदेश मेरी पत्नी तक ले जाओ। और फिर पूरा काव्य इसी पर है। यक्ष बादल को रास्ता बताता है, रामगिरी से अलकापुरी तक रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, सुंदर शहर, नदियां, पहाड़, उनका वर्णन करता है। बादल से कहता है, मेरी पत्नी को कैसे पहचानोगे, उसे क्या कहना है। ये तो कमाल की कल्पना है ना? यहाँ बादल सिर्फ बादल नहीं है, वो एक हमदर्द दोस्त बन जाता है। और पूरी प्रकृति, पहाड़, नदी, पेड़, पक्षी, सब यक्ष की भावनाओं से जुड़ जाते हैं। ये सिर्फ प्रकृति का वर्णन नहीं है, ये प्रकृति और इंसान की भावनाओं का ऐसा मेल है कि पढ़ने वाला भी उस यक्ष का दर्द महसूस करता है। विरह श्रृंगार का ऐसा काव्य शायद ही कहीं मिले। इसे गीति काव्य भी कहते हैं। इसमें संगीत है, लय है। मतलब बादल एक साथी, एक संदेशवाहक। अद्भुत। प्रकृति को इस तरह देखना, ये हमें कालिदास की साहित्यिक विशेषताओं की तरफ ले जाता है। जानकारी में पहली विशेषता यही बताई है, प्रकृति वर्णन। कहा गया है कि उनके वर्णन अद्वितीय हैं और उनकी उपमाएं मतलब सिमिलीज बहुत प्रसिद्ध हैं। हाँ, कालिदास के यहाँ प्रकृति सिर्फ पीछे का पर्दा नहीं है, वो कहानी का, पात्रों की भावनाओं का हिस्सा है। जैसे शकुंतला में जब शकुंतला की विदाई होती है ना, हाँ, तो आश्रम के पेड़ पत्ते गिराकर रोते हैं। हाँ। हिरण घास खाना भूल जाते हैं, कोयल बोलना बंद कर देती है, लगता है पूरी प्रकृति दुखी है। अरे वाह! ऐसे ही मेघदूतम में प्रकृति यक्ष के दुख को बढ़ाती भी है और कभी-कभी बहलाती भी है। और उपमाओं की बात करें तो संस्कृत साहित्य में कहावत ही बन गई, उपमा कालिदास्य। हाँ, ये तो सुना है। मतलब उपमा देने में कालिदास का कोई मुकाबला नहीं। वो जीवन और प्रकृति से ऐसी सटीक, ऐसी सुंदर और ऐसी सहज उपमाएं लाते हैं कि बात एकदम साफ हो जाती है, मन में तस्वीर बन जाती है। हाँ। उनकी उपमाएं सिर्फ सजावट नहीं है, वो अर्थ को गहरा करती हैं, सुंदरता बढ़ाती हैं। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे रघुवंशम में स्वयंवर का दृश्य है। इंदुमती एक एक राजा के सामने से गुजर रही है, जिन्हें वो पसंद नहीं करती, उनके चेहरे फीके पड़ जाते हैं। तो कालिदास तुलना करते हैं कि जैसे रात में सड़क पर जलते दियों की लाइन के पास से कोई गुजरे, तो जिस दिए को पार कर लिया वो पीछे छूटकर फीका पड़ जाता है। अच्छा। वैसे ही वो राजा फीके पड़ते जा रहे थे। कितनी सीधी, सटीक और चित्रात्मक उपमा है। वाकई, उपमा कालिदास्य। ये उदाहरण सुनकर तो बिल्कुल पक्का हो गया। अच्छा, दूसरी विशेषता है भाषा। कहा गया है कि वो वैदर्भी रीति के कवि थे और भाषा अलंकार वाली होते हुए भी सरल और मधुर थी। ये वैदर्भी रीति क्या चीज है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। आम पाठक के लिए इसका क्या मतलब है? देखिए, वैदर्भी रीति को संस्कृत काव्य शास्त्र में सबसे अच्छी शैली माना गया है। इसकी पहचान है लालित्य यानी ग्रेस, स्पष्टता, माधुर्य यानी स्वीटनेस और सहजता। इसमें लंबे लंबे मुश्किल समास मतलब कंपाउंड वर्ड्स कम होते हैं। शब्द ऐसे चुने जाते हैं जो सुनने में अच्छे लगे और मतलब आसानी से समझ आए। अच्छा, मतलब आसान और सुंदर। बिल्कुल। कालिदास इस रीति के उस्ताद माने जाते हैं। उनकी भाषा में अलंकार तो हैं, उपमा, रूपक वगैरह, पर वो थोपे हुए नहीं लगते। वो इतने नेचुरली आते हैं कि काव्य और सुंदर लगता है, बोझिल नहीं। भाषा इतनी मीठी और लयबद्ध है कि अगर किसी को संस्कृत बहुत अच्छे से न भी आती हो तो भी वो उसकी धुन का मजा ले सकता है। इसी वजह से उनकी रचनाएं इतनी लोकप्रिय हुईं। जटिलता नहीं, सहज सुंदरता पर जोर है।
कमाल का संतुलन है, सुंदर भी और सुगम भी। ये तो हुई भाषा की बात, लेकिन वो लिखते किस बारे में थे, विषय क्या होते थे? जानकारी कहती है कि रचनाएं भारतीय पौराणिक कथाओं, दर्शन और हिंदू धर्म पर आधारित हैं। हाँ, ये उनकी रचनाओं का एक बहुत अहम पहलू है। कालिदास अपनी संस्कृति से गहरे जुड़े थे। उनके नाटक, उनके काव्य सिर्फ कल्पना नहीं है, वे भारत की पौराणिक परंपरा, दार्शनिक सोच और उस समय के सामाजिक धार्मिक मूल्यों को दिखाते हैं। जैसे हमने देखा, कुमार संभवम शिव पार्वती की कथा है, रघुवंशम राम के पूर्वजों की, शकुंतला महाभारत से ली गई है। इन कहानियों के जरिए वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आश्रम व्यवस्था, कर्म सिद्धांत जैसे भारतीय दर्शन के मूल विचारों को भी छूते हैं। उनके पात्र अक्सर नैतिक दुविधाओं में पड़ते हैं, कर्तव्यों को लेकर सोचते हैं और आखिर में कहीं ना कहीं धर्म या नैतिकता की जीत होती है। जी। तो उनकी रचनाएं हमें उस जमाने के भारत की आत्मा की झलक देती हैं। लोग क्या सोचते थे, किसमें विश्वास करते थे, उनके आदर्श क्या थे। ये साहित्य के साथ साथ एक तरह से सांस्कृतिक दस्तावेज भी हैं। और आखिरी साहित्यिक विशेषता बताई गई है मानवीय चित्रण, कि कालिदास ने मानव जीवन के सभी पहलुओं को बड़ी जीवंतता से दिखाया है। इस जीवंतता पर जोर है। और ये जोर बिल्कुल सही जगह पर है। कालिदास के पात्र सिर्फ कठपुतलियां या किसी एक विचार के प्रतीक नहीं हैं। वे जीते जागते इंसान लगते हैं। उनमें भावनाओं का पूरा इंद्रधनुष है। उनमें प्रेम है तो ईर्ष्या भी है, करुणा है तो गुस्सा भी है, कर्तव्य है तो मानवीय कमजोरी भी है, सुख है तो गहरा दुख भी है। मतलब कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स। बिल्कुल। जैसे शकुंतला को ही देखिए। पहले वो जंगल की भोली भाली लड़की है, दुष्यंत से प्रेम होता है तो उसमें एक नया एहसास जगता है। फिर जब दुष्यंत उसे भूल जाता है तो वो अपमानित और दुखी होती है, पर अपनी गरिमा नहीं खोती। बाद में जब मिलती है तो उसमें एक समझदारी, एक क्षमा का भाव दिखता है। एक ही पात्र के अंदर भावनाओं का इतना सूक्ष्म और स्वाभाविक विकास दिखाना, ये कालिदास की मानवीय समझ का सबूत है। सही। इसी तरह दुष्यंत भी, वो एक महान राजा है पर प्रेम में पड़ता है, श्राप के कारण भूल जाता है और जब सच पता चलता है तो बहुत पछताता है। यक्ष का विरह या रघुवंशम में अज का अपनी पत्नी की मौत पर विलाप, ये सब इतने दर्द भरे ढंग से लिखा है कि पढ़ने वाला सीधे जुड़ जाता है। उन्होंने प्रेम, कर्तव्य, प्रकृति, अध्यात्म, कला, जीवन के लगभग हर जरूरी पहलू को छुआ है, और वो भी बड़ी गहराई और हमदर्दी के साथ। यही जीवंतता है जो उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती है। ये सब जानने के बाद अब वो उपाधि भारत का शेक्सपियर कुछ ज्यादा समझ आती है। जानकारी भी इसी तरफ इशारा करती है। देखिए, ये तुलना अक्सर इसलिए की जाती है ताकि पश्चिमी पाठक जो शेक्सपियर के साहित्यिक कद से वाकिफ हैं, वो कालिदास की महत्व का अंदाजा लगा सकें। दोनों ही अपने अपने साहित्य के शिखर माने जाते हैं। दोनों ने नाटक और काव्य दोनों में कमाल किया। दोनों ने ही इंसान के स्वभाव और भावनाओं को बहुत गहराई से दिखाया। हाँ, ये बात तो है। शेक्सपियर ने जैसे अंग्रेजी भाषा को नई ऊंचाइयां दी, वैसे ही कालिदास संस्कृत काव्य और नाटक के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। लेकिन इस तुलना की सीमाएं भी हैं, ये समझना जरूरी है। अच्छा, क्या मतलब? मतलब ये कि ये सिर्फ एक सतही समानता है, कद बताने का एक तरीका। कालिदास की दुनिया, उनकी सोच, उनका दर्शन, उनकी सुंदरता की समझ, ये सब पूरी तरह से भारतीय हैं। उनकी रचनाओं में जो प्रकृति प्रेम है, जो अध्यात्म है, जो सामाजिक मूल्य हैं, वो भारत की मिट्टी की देन है। उनका सौंदर्य शास्त्र, जैसे रस सिद्धांत या ध्वनि सिद्धांत, वो पश्चिमी परंपरा से अलग है। ये बात सही है। इसलिए कालिदास को समझने के लिए शेक्सपियर का चश्मा पहनना जरूरी नहीं है। उनका अपना एक अलग अद्वितीय स्थान है विश्व साहित्य में, अपनी मौलिकता और अपनी सांस्कृतिक जड़ों के कारण। उन्हें भारत का शेक्सपियर कहना शायद उनके कद को थोड़ा सीमित करना भी हो सकता है। वो अपने आप में पूर्ण है। उनका मूल्यांकन उनकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात कही आपने। तुलनाएं समझने में मदद कर सकती हैं, पर किसी की मौलिकता को कम नहीं आंकना चाहिए। तो अगर हम आज की बात समेटें, तो हमने देखा कि कालिदास गुप्त काल के महान संस्कृत कवि और नाटककार थे। उनकी अद्भुत रचनाएं हैं रघुवंशम, कुमार संभवम जैसे महाकाव्य, अभिज्ञान शकुंतलम जैसा विश्व प्रसिद्ध नाटक और मेघदूतम जैसा अनोखा खंडकाव्य। उनकी पहचान है प्रकृति का सजीव चित्रण, उपमा कालिदास्य वाली उपमाएं, वैदर्भी रीति की सरल मधुर भाषा और भारतीय दर्शन और संस्कृति में रचे बसे विषय, और सबसे बढ़कर मानवीय भावनाओं और जीवन के अलग अलग पहलुओं का बहुत जीवंत और गहरा चित्रण।
बिल्कुल। उनकी विरासत सिर्फ उनकी कला या भाषा की मिठास में नहीं है। उनकी असली ताकत ये है कि वो सदियों पहले लिखे जाने के बाद भी आज हमें मानवीय अनुभव की गहराइयों से जोड़ते हैं। प्रेम, विरह, कर्तव्य, प्रकृति से लगाव, खुशी, गम, ये सब भावनाएं उनकी रचनाओं में इतनी सच्चाई से दिखती हैं कि आज भी प्रासंगिक लगती हैं। वे प्राचीन भारत की संस्कृति, समाज, सोच को समझने के लिए अनमोल खिड़कियां हैं। विश्व साहित्य में उनका स्थान अद्वितीय है, इसमें कोई शक नहीं। और अब चलते चलते एक सवाल जो शायद सोचने पर मजबूर करे। हाँ, जानकारी में ये बात थी ना कि कालिदास ने मानव जीवन के सभी पहलुओं को अपनी रचनाओं में उतारा। अगर ये सच है और उनकी पकड़ मानवीय भावनाओं पर इतनी गहरी थी, तो ये सोचना दिलचस्प होगा, आज की हमारी इस भागम दौड़ भरी जटिल जिंदगी में वो कौन सी उलझनें, कौन सी भावनाएं, कौन से संघर्ष या खुशियां हैं जिनका अक्स हमें आज भी कालिदास की कृतियों में देखने को मिल सकता है। क्या उनके पात्रों के अनुभव आज भी हमारे अनुभवों से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं? इस पर विचार किया जा सकता है।